तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सब लोग दिल्ली से ही है या फिर बाहर से भी हैं? सर दिल्ली से ही है मोस्टली दिल्ली मोस्टली। से ही है। दिल्ली 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 से चलो। मोस्टली। दिल्ली से ही है। सर एक क्वेश्चन था पेपर के रिगार्डिंग। हाँ जी, हाँ जी। सर पेपर जो है वो इस बार ऑनलाइन ही होगा, दिसंबर वाला भी? अभी कुछ कह नहीं सकते दोस्त इस बारे में। एंड सर व्हाट अबाउट एमसीक्यूज होंगे पेपर में, या फिर मतलब जो अभी जैसे जो अभी जो अगस्त वाला पेपर होगा वैसा पेपर होगा, या फिर नॉर्मल पेपर होगा? अभी कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में। अच्छा। अगर अगर गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस को इशू कर दिया, अगर रिलैक्सेशन दे दिया, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो आपका ऑफलाइन मोड पे आ जाए वापस से। बट अभी कुछ भी कहना इस बारे में ठीक तो रहेगा जो नहीं, थोड़ा जल्दी। वो जो ऑफलाइन पेपर होगा वो नॉर्मल पेन एंड पेपर टेस्ट होता है ना, उसके अंदर एमसीक्यूज भी होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस भी होते हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, एमसीक्यू भी रहेगा उसके अंदर और प्रैक्टिकल भी रहेगा उसके अंदर। ओके सर, थैंक यू। और सर 6 तारीख को जो एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर आ गए क्या आपके पास? अभी नहीं है। अच्छा। बाकी फैकल्टीज कैसी लगी हैं आप लोगों को? लॉ, इको? सर अच्छी लगी है। हाँ सर अच्छी थी। अच्छी थी, चलो अच्छा। आप लोगों को पता है ना वैसे सीएम में होता क्या है? ऐसा तो नहीं इसको पता ही ना हो कि सीएम में होता क्या है? सर मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। अच्छा अच्छा। क्योंकि सर मैं समझती हूँ कि सीएमए जो होता है वो कंपनी में काम करता है जो कॉस्ट को हैंडल करते हैं। अच्छा तो लाइक टैक्स ऑडिट समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ। अच्छा। अपनी टैक्स ऑडिट की मतलब वो भी कंसिस्टेंसी भी खोल सकते हैं ना। जी। अच्छा और सर दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? सीए और सीएमए में क्या क्या अलग अलग राइट्स हैं? पीछे से साउंड आ रहा है किसी के? एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को कि ये नॉर्मल क्लासेस नहीं है जो 11th और 12th क्लास की क्लासेस होती है, ठीक है? तो फालतू का यहाँ ड्रामे करने की किसी को जरूरत है नहीं। मैं पहले आप चीजों को बोल के चल रहा हूँ आपको, ठीक है? टाइम पास करने के लिए क्लासेस ज्वाइन मत करना। प्रोफेशनल कोर्स है, हम लोग भी प्रोफेशनल है, तो आप लोग भी प्रोफेशनल ही इस चीज को देखना। पहले मैं इसलिए बोल के चल रहा हूँ आप लोगों को, आपको बाद में ये सब चीजें ना लगे। क्योंकि सीएमए को अगर आपको शुरू करना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीएमए बेसिकली होता क्या है, क्या करता क्या है सीएमए। ये पता होना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। सर आपकी तो आवाज बेसिकली कट रही है आई थिंक थोड़ी। मेरी वॉइस कट रही है? क्या रही है? बाकी सब अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो समझो एक बार कि होता क्या है बेसिकली। कॉस्ट अकाउंटेंट का मतलब होता है, हमारे इंस्टीट्यूट का तुम्हें पता ही है, सीएमए होता है और फुल फॉर्म है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है? बेसिकली इनका क्या काम होता है क्या काम नहीं होता है वो बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत वाइड एरिया है। इस वाइड एरिया में हम लोग जाके इसमें काम करते हैं। और मेन आप ये समझो कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनका जो कोर एरिया है वो फाइनेंशियल ऑडिट, टैक्स ऑडिट का है। और हम लोगों का जो कोर एरिया है वो जीएसटी और कॉस्ट ऑडिट का है। जॉब के क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट अकाउंट किसी भी जॉब के फील्ड में फिट हो सकते हैं। जॉब का कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आप हम हमारे लिए जो क्राइटेरिया है वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि हम इसी एरिया में जॉब कर सकते हैं या फिर हम इसी फील्ड में काम कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। चाहे वो टैक्सेशन का फील्ड हो, चाहे वो जीएसटी का फील्ड हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, हम हर एरिया में काम कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमें किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस होने वाला भी नहीं है। हम लॉ में काम कर सकते हैं, कंपनी लॉ में काम कर सकते हैं, ये जॉब का क्राइटेरिया है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस की बात करें, अगर हम कंसल्टेंसी की बात करें, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इसमें क्या कहते हैं, हमारा रहे क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑडिट और जीएसटी ऑडिट, ठीक है?
तो चलो ये सब चीजें तो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास जो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा अकाउंटिंग का, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। और फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के दो पार्ट हैं, ठीक है। मेरे पास आपका 50% पोर्शन है। आपको पता होगा कि आपके पास दो फैकल्टी हैं एक सब्जेक्ट के लिए। तो मेरे पास जो पोर्शन है वो 50% का पोर्शन है। मैं आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट कराऊंगा। किसी को कोई अगर डाउट अगर बीच में आता रहता है तो प्लीज आप मैसेज पे उसको लिख दें, तो मैं एक बार रीड कर लूंगा उसको, तो ज्यादा आसानी रहेगी। आवाज ब्रेक हो रही है सर। आई थिंक आवाज तो नहीं हो रही होगी ब्रेक। क्लियर आ रही है। आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। एक सेकंड, एक सेकंड, बस एक सेकंड। मैंने एक इमेज शेयर किया हुआ स्क्रीन पे, वो सब दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है आपको? ठीक है। हाँ, तो ये मेरा है पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 में सब्जेक्ट का मेरा नाम है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। और फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है। तो जो पार्ट ए है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, और एक पार्ट बी है फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अगर मैं आपको बात करूं सीधा सीधा अगर प्रैक्टिकल वे में, तो जो मेरा कॉस्ट अकाउंटेंट है, हम लोग जो बेसिकली जो हमारा कोर एरिया है जिसमें हम काम करते हैं, वो है हमारा पार्ट बी फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जो पार्ट बी है ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, ठीक है। इसी पे हम लोग काम करते हैं। तो जो मेरा पार्ट ए है फंडामेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसकी जो वेटेज है वो 80 मार्क्स की वेटेज है। इस 80 मार्क्स के वेटेज में हमारे जो पास टोटल यूनिट्स हैं वो 3 यूनिट्स हैं इसमें, ठीक है। और जो हमारा पार्ट बी है, हमारे पार्ट बी की जो टोटल यूनिट है वो है 1, यानी कि वो 20 मार्क्स का अकेला यूनिट एक है, और यहाँ पे 80 मार्क्स में 3 यूनिट है आपके पास, ठीक है। तो मेरे पास जो पोर्शन रहेगा मैं भी आगे आपको डिस्कस करता रहूंगा साथ साथ, कि पार्ट ए में मेरा है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसकी वेटेज है इसमें ये, और 80 मार्क्स का ये हो गया, 3 यूनिट है इसके अंदर, ठीक है। यहां तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी? नो। ओके। वर्क एरिया में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है क्या? हमारे वर्किंग एरिया में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है? हाँ बिल्कुल काम है, बिल्कुल काम है। अगर आप जॉब में रहोगे तो जॉब में आपको किसी भी एरिया में वो आपको फिट कर सकते हैं, ओके सर। क्योंकि हम लोग सिर्फ नाम से अलग हैं सीए और सीए में, लेकिन हम लोग काम से बिल्कुल भी अलग नहीं है। हमारा काम बिल्कुल वही है जो सीए में जो हम पढ़ते हैं। हमारा सिलेबस बिल्कुल सेम है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि सीए अलग पढ़ते हैं और हम अलग पढ़ते हैं, बिल्कुल सेम हम लोग पढ़ते हैं। बस हम लोगों का प्रैक्टिकल वे में काम थोड़ा सा अलग हो जाता है। और बाकी जॉब में अगर हम जाते हैं तो सीए और सीए में कुछ स्पेसिफिक एरिया ऐसा एज सच होता नहीं है।
ओके सर, समझ ठीक है, ठीक है। सर। चलिए अब आते हैं हम अगली शीट पे। चलो, अब हमारा जो पार्ट ए है और पार्ट बी है, मैंने आपको इसमें इस शीट में ये लिखा हुआ है कि हमारे पास कितनी यूनिट्स हैं। यूनिट 1 जो हमें बताती है अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में, यूनिट 2 जो हमें बताती है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, यूनिट 3 कहती है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, और यूनिट 4 हमें बताती है फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये अकेला यूनिट तो 4 यूनिट हमारा हमें पता ही है, ठीक है। तो इन टोटलिटी हमें इस सब्जेक्ट में 4 यूनिट पढ़ने हैं, जिसमें से यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 मैं आपको पढ़ाऊंगा, और यूनिट नंबर 3 एंड 4 वो आपकी दूसरी जो फैकल्टी है मेरे बाद जो आएंगी वो आपको इसमें पढ़ाएंगी, ठीक है। हमारे पास 4 यूनिट है। क्लास आज ही होगी क्या? जैसे इसमें शेड्यूल में लिखा हुआ था 1 घंटे पहली क्लास और फिर 1 घंटे दूसरी क्लास, तो उसकी भी आज ही क्लास होगी? 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं है। नो सर। नहीं, ऐसा तो नहीं मेंशन। आज मेरी क्लास है 10 to 12। हाँ, फर्स्ट 10 to 12 में लिखी रहती है। हाँ, 10 to 12 मेरी क्लास है, आज भी है और सैटरडे को भी है। यस सर। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हम आते हैं अगले वाले शीट पे। ये रहा हमारा, ठीक है। दिख रहा है आप सब लोगों को? है ना? देखो भाई, मेरे पास जो पोर्शन है, मेरे पास 2 यूनिट मुझे करानी है आप लोगों को, ठीक है। यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 1 जो है ये है मेरा, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मैंने उनको मार्क किया हुआ, सिर्फ उनको लिखा हुआ है, बाकी चैप्टर्स को मैंने लिखा हुआ नहीं है। बाकी चैप्टर्स को मैंने भी लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि जब वो आते जाएंगे मैं उसमें आपको कराता जाऊंगा। ओके। क्योंकि मेरा टारगेट जो है वो ये है कि मैं आपको पहले, क्योंकि जितनी क्लासेस अवेलेबल है मेरे पास हैं, ठीक है, मेरे पास अप्रोक्स 10 to 12 क्लासेस हैं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको उन 10 12 में वो मैक्स टू मैक्स वो चैप्टर्स करा दूं जो बहुत अच्छे से स्कोरिंग है, जो स्कोर जिनका अच्छा रहता है एग्जाम में, ठीक है। सर क्लियर करने के बाद कैंपस सिलेक्शन भी होगा। कैंपस सिलेक्शन का मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ कैंपस में बैठने का आपको मौका मिलेगा। वो तो आपकी परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी कि आपको सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। ठीक है भाई, चलो अब यूनिट नंबर 1 में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? बाकी चैप्टर्स तो कराओगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाकी चैप्टर्स भी कराऊंगा मैं आपको सारे चैप्टर्स कराऊंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पहले मैं आपको वो चैप्टर कराऊंगा जो स्कोरिंग है। मैं आपको ऐसे नहीं कराने वाला कि चैप्टर 1 पहले शुरू करूँ, फिर चैप्टर 2 शुरू करूँ, फिर चैप्टर 3 शुरू करूँ, फिर चैप्टर 4, ऐसे नहीं कराऊंगा मैं आपको कराऊंगा जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, देन उससे कम स्कोरिंग वाला। इस तरीके से हम लोगों को चलना है, ताकि जो लेस स्कोरिंग चैप्टर्स हैं वो हम बाद में वो करें। क्लियर? क्योंकि एग्जाम में आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स मैटर नहीं करते, एग्जाम में ये मैटर करेगा कि आपका कितना स्कोर हुआ एग्जाम में, कितने आपने मार्क्स किए, और जितने ज्यादा चैप्टर वेटेज वाला रहेगा उतना अच्छा आपको स्कोर हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। चलो, इसके बाद यूनिट नंबर 1 में जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में सबसे पहले आता है BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, हम सब लोगों ने पढ़ रखा होगा ये 11th क्लास में। Yes, sir.
कोई ऐसा है जिसने ये चैप्टर ना पढ़ रखा हो या फिर ना सुना हो कभी, जो कभी या तो साइंस बैकग्राउंड से रहा हो या फिर आर्ट्स से रहा हो? पढ़ा है बट थोड़ा सा आप बेसिक से स्टार्ट करवाना। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है, मैं Yes, sir. अच्छे से ही करवाऊंगा, लेकिन स्टिल बस ये पूछ रहा हूँ मैं कि किसी को, क्योंकि मुझे तो पूरा ही कराना है अच्छे से। आप लोग थोड़ा अच्छे से समझोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन चैप्टर 2 है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी हमने पढ़ रखा होगा 11th क्लास में। ठीक है, चलिए चैप्टर 3 है हमारा डेप्रिसिएशन। चैप्टर 3 है मेरा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो सबने पढ़ ही रखा होगा ना? यस सर। चैप्टर 4 है मेरा, चैप्टर 4 है मेरा कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट। यस सही है, चलो अब किसी को किसी तरीके का कोई क्वेरी हो अभी तक की तो वो बता सकता है। ठीक है, चलो फिर बाकी ये जो शीट्स हैं, या तो आप इन लोगों का स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर आप लोग कैसे करेंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप में बना देता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में बना के उसमें ग्रुप में इसको सर डाल दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है इस क्लास का, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उसमें और बन 2 चुका है? टीचर्स भी हैं। 2 बन टीचर्स चुका है? बना लो, Yes, वो sir. ऑफिशियल है, उसमें सब मतलब सब टीचर्स हैं, आप अकाउंट्स का अलग बना लो। अकाउंट्स का सेपरेट बना लेंगे। यस सर। नहीं, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सेपरेट रहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि फिर बाकी हाँ। टीचर्स को डिस्टर्ब नहीं होगी। Yes, sir. हाँ सर। लोग सिर्फ अकाउंट्स की बात करेंगे फिर उसमें, है ना? यस हाँ सर। सर ठीक है। पहुंच पहुंच नहीं होगा उसमें बिल्कुल भी। हाँ सर। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया मेरा यूनिट नंबर 1। अब मैं बात कर रहा हूँ यूनिट नंबर 2 के बारे में। Yes. मेरा यूनिट नंबर 2 ये रहा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ऐसे ही बोलता है ना अमिताभ बच्चन? Yes, sir. हाँ, यूनिट नंबर 2, ठीक है। इसमें मेरे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो है, सबसे पहला कंसाइनमेंट, सेकंड है मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज, और थर्ड है मेरा जॉइंट वेंचर, ठीक है। आप बुक में जब इन चैप्टर्स को देखेंगे ना तो इनके सीरियल नंबर ऊपर नीचे होंगे, मतलब वहां सीरियल नंबर से लिखे होंगे, लेकिन मैंने Yes, जो sir. लिखे हुए हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने ये इंपॉर्टेंस वाइज लिखे हुए हैं, कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे ऊपर रहेगा, जो लेस इंपॉर्टेंट है वो उससे नीचे रहेगा, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब आप लोग ये चीज देख के मुझे बता दो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 पे कि कौन सा चैप्टर हमें शुरू करना है। Number 1. BRS BRS ही करते हैं। ये सब BRS। सर BRS BRS सर बीआरएस करते हैं आंसर, प्लस एक ग्रुप का लिंक आया, वो ज्वाइन करना सर, जो भी आए एक ग्रुप का लिंक। मैंने ज्वाइन कर लिया दोस्त। है वो ज्वाइन, मतलब वो आप ही नहीं बनाया है? ये ऐसे हर रोज कोई बच्चा भेजते रहता है लिंक किसी भी ग्रुप का। नहीं, तो इसमें एक कौन इसका एडमिन है? सर मैं वही कह रहा हूँ, आप अपना एक ग्रुप बना लो और आप लिंक दे दो, हम उसे सब उसको ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि ऐसे डेली कोई बच्चा लिंक भेजते रहता है। सर
मैंने क्रिएट करा है। फॉर अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी का ही होगा। हाँ, अकाउंट्स का है वो। नहीं, एक्चुअली है क्या कि अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। आप लोगों के पास तो कांटेक्ट हैं फिर भी। सर सर वो अकाउंट्स का ही बनाया है वो मैंने। कुछ अकाउंट्स का बनाया, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जिसने क्रिएट किया है, क्या नाम है तुम्हारा? मिहिर। मेहर। मेहर, तुमने ये क्रिएट किया है ना, तो मुझे एडमिन कर दो इसमें। यस सर, कर देता हूँ। ठीक है। यस सर। सर आपका नंबर कौन सा है? मैंने अभी ज्वाइन किया है, देखो। सर अभी जो ग्रुप अच्छा सॉरी, पता नहीं चल रहा होगा ना इसमें। यस सर। मैं एक काम करता हूँ, साथ में ना वो शीट भी शेयर कर देता हूँ। हाँ। एक कर दो कि अभी सबने ज्वाइन भी नहीं किया होगा ना। यस सर। ये लो, मैंने ये शीट ज्वाइन कर शेयर की है। यस सर, आ गया। वीडियो बच्चे ज्वाइनिंग। मैं दोबारा शेयर कर दूंगा ना सबके ज्वाइन करने के बाद। लेकिन मैं आप लोगों को फिर से ये बोलना चाहूंगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। ये ग्रुप में ना आप लोग, हम लोग क्रिएट तो कर रहे हैं, आप बाकी ग्रुप में कुछ भी कीजिएगा, ठीक है, लेकिन अकाउंट ग्रुप में फालतू बातें नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट स्टडी। ठीक है। सर बना आप। हाँ, ऐसा ना हो कि कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई हा हा हू कर रहा है, कोई एक कमेंट कर रहा है तो सारे लोग कमेंट मार रहे हैं उस पे। ठीक है, ऐसा ना हो। क्योंकि सब लोग यहाँ पे, और मैं बोल रहा हूँ कि ये एक प्रोफेशनल स्टडी है, तो इसको प्रोफेशनली हम लोग हैंडल करेंगे। मेहर, यस। दोस्त, मैं तुमको एडमिन से हटा रहा हूँ, ठीक है। इसको ठीक है। अदरवाइज मत लेना, अदरवाइज मत, मैं वैसे इसको अगर तुम कहोगे तो मैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इसको हटा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ठीक है सर। किसी को ऐसा ना लगे ना कि मेहर को स्पेसिफिकली एडमिन बना रखा है। ओके सर। ठीक है। ओके। अब किसी के साथ कोई वो नहीं रहेगी। यस सर। चलो। हाँ भाई, अब ये जो ग्रुप है ना, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, मैं हूँ इस ग्रुप का एडमिन, और हम लोग इसमें सिर्फ अकाउंट्स के लिए रहेगा ये, CMA FOA ऑफिशियल। सब लोगों ने अगर ये ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइन कहाँ किया, कुछ लोग तो लेफ्ट भी मार रहे हैं इसमें से। सिक्सटी फोर पार्टिसिपेंट्स इसमें इंक्लूडिंग मी। वो और हो जाएंगे बाद में। ठीक है, तो मैं अभी इमेज शेयर कर दूं या फिर बाद में शेयर करूं? चलो बाद में शेयर कर दूंगा सबके सर लास्ट में, है क्लास ना? के बाद शेयर कर दीजिएगा। यस। चलो भाई, फिर हम लोग अभी शुरू करें क्या? BRS शुरू करें? यस सर। चलो BRS शुरू करते हैं। ठीक है, देखो भाई, BRS का जो मेरा चैप्टर है ना, BRS का जो मेरा चैप्टर है, उस चैप्टर की जो वेटेज है तकरीबन 8 नंबर की है। 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आता है। जनरली इसका जो वेटेज रहता है वो 8 मार्क्स में एग्जाम में ये आता है। सबके पास बुक है? यस सर। ठीक। यस सर। ठीक है, चलो भाई BRS निकालो फिर। यस सर।
ठीक है भाई, एक सेकंड रुको बस, अब मैं आपको इसकी फोटो शेयर कर देता हूँ। दिख गया स्क्रीन पे? दिख रहा है आप लोगों को? सर हाँ हाँ, मुझे देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बीआरएस के अंदर? जब भी हमें बीआरएस बनाना है, मैं अपना वीडियो भी ऑन करूँ क्या? आपकी मर्जी। क्या बोल रहे हो? दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है। यस ठीक है, देखो भाई, जो मेरा बीआरएस है, बीआरएस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरा ये फॉर्मेट। ठीक है, इस फॉर्मेट में मुझे सारी चीजें लिखी हुई हैं, लिख के आपको दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझो कि बीआरएस होता क्या है, हम बीआरएस बनाते क्यों हैं। बीआरएस को बनाने का जो लॉजिक है, जो रीजन है, वो ये रीजन है कि जो मेरा बीआरएस है, बेसिकली हम सब लोगों ने कैश बुक प्रिपेयर की हुई है। ठीक है, तो जब हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, कैश बुक को प्रिपेयर करते टाइम पे हमारे जो कैश बुक है उसके कितने टाइप होते हैं, कोई बताएगा? कैश बुक के दो होते हैं। दो होते हैं, आई थिंक तीन होते हैं। पहला होता है सिर्फ कैश कॉलम, दूसरा होता है डुअल कॉलम जिसमें कैश कॉलम बैंक कॉलम दोनों होते हैं, और एक हमारी और कैश बुक होती है जिसमें कैश कॉलम बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम, तीन कॉलम होते हैं उसमें। ठीक है, तो बीआरएस जो बनेगा, बीआरएस जो बनेगा वो बनेगा कैश बुक के बैंक कॉलम के साथ, कैश बुक के बैंक कॉलम के साथ, और हमारी जो पासबुक है, हमारी जो पासबुक है उस पासबुक के साथ। सबका बैंक में अकाउंट ओपन हुआ होगा, ठीक है, सबके पास बैंक अकाउंट होगा, उस बैंक अकाउंट की पासबुक रहती है, उस बैंक अकाउंट की एक पासबुक रहती है। तो मुझे उस पासबुक को अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम से रिकंसाइल करना होता है। मुझे ये चेक करना होता है कि मेरी जो कैश बुक है और जो मेरी पासबुक है उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, मीन्स कोई एंट्री ऐसी तो नहीं है जो मेरी कैश बुक में रिफ्लेक्ट हो रही है और जो मेरी पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? बहुत कट हो रही है। वॉइस कट हो रही है? मुझे तो सबकी वॉइस क्लियर आ रही है, शायद नेटवर्क थोड़ा सा आपका नेटवर्क थोड़ा सा शायद डिस्टर्ब हो रखा होगा। सर सही आवाज आ रही है। सही आवाज आ रही है ना? ठीक है सर, आप एक बार रिपीट कर दो, मैं रिपीट करता हूँ। देखो भाई, बीआरएस वाला चैप्टर बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ लॉजिक आपको लगाने हैं। लॉजिक मतलब सिंपल से आपको चीजें ये सोचनी है कि होता क्या है इसके अंदर। अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है भाई कि जो हमारी पासबुक है, आप सब लोगों के पास पासबुक होगी, उस पासबुक का, पासबुक बैंक पासबुक होती है ना, उस पासबुक, क्योंकि उसे कौन मेंटेन करता है? वो रहती तो हमारे पास है पासबुक, लेकिन उसे मेंटेन कौन करता है? उसे मेंटेन करता है कौन? बैंक। बैंक। उसकी सारी एंट्री कौन पास करेगा? बैंक। उसमें हम कुछ अपनी तरफ से नहीं लिख सकते, जो भी कुछ लिखेगा बैंक। और बैंक किस बेस पे लिखेगा? बैंक अपने डेटाबेस के पास, जो उसका डेटाबेस है उसके अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करेगा। लेकिन हमारे हाथ में क्या रहती है? हमारे हाथ पे रहती है कैश बुक। हमारे हाथ पे क्या रहेगी? कैश बुक। तो जो कैश बुक हमारे हाथ पे रहेगी, हमें उस कैश बुक के अकॉर्डिंग ही इस चीज को करना है। ठीक है, बात समझ रहे हो आप?
यस सर। ठीक है। हाँ, तो अब है क्या, अब होता क्या है कि कैश बुक और बैंक जो हमारी पासबुक है उसको हमें मेंटेन करना है। तो दोनों क्राइटेरिया के साथ अगर हमें ये पता लग रहा है कि कुछ अप एंड डाउन्स है, मींस मेरी जो कैश बुक है वो ये कह रही है कि बैलेंस कुछ और है, लेकिन बैंक पासबुक कह रहा है कि बैलेंस कुछ और है। अच्छा, कभी आपने कैश बुक का बैंक कॉलम देखा है प्रैक्टिकली? कैश बुक का बैंक कॉलम देखा है कभी प्रैक्टिकली? गली तो नहीं देखा, बनाया है तो नो सर। बिल्कुल देखा होगा, मैं भी बताऊंगा ना तो आपको पता लगेगा। हाँ बिल्कुल देखा हुआ है। देखो मैं बताता हूँ, बैंक जो कैश बुक है उसका बैंक कॉलम कौन सा होता है? आप अपने घर में जो आपके बड़े हैं उनके पास एक चेकबुक होगी, ठीक है, सबके पास चेकबुक रहती है। उस चेकबुक के पास, उस चेकबुक में एक फ्रंट पेज होता है कि जब भी किसी को चेक इशू किया जाता है उस चेक इशू की एंट्री उस पेज पे नोट किया जाता है। किसको चेक चेक दिया, नंबर के कितना साथ। नंबर दिया यस होता सर। है, चेक नंबर, अमाउंट, किसको चेक इशू हुआ, किस डेट में इशू हुआ, होता है ना ऐसा? यस सर। तो वो Yes, sir. बेसिकली वही होता है मेरा कैश बुक का बैंक कॉलम। क्योंकि मैंने किसी को चेक काट के दे दिया, ठीक है, अब मैंने किसी को चेक काट के दे दिया, वो बैंक में पहुंचा नहीं पहुंचा, क्या हुआ उसका, बट मेरा तो ये कह रहा है ना, क्या कहते हैं कि भाई पहुंच चुका है। बात Yes. समझ रहे हो बात को? तो वो है मेरा कैश बुक का बैंक कॉलम। तो मुझे उस कैश बुक के बैंक कॉलम को रिकंसाइल करना किसके साथ? जो पासबुक की जो एंट्री है, जो पासबुक की जो एंट्री है। क्लियर हुआ आपको? यस। ठीक है। अच्छा, तो अब हमें करना क्या है कि अब हमें दो तरीके से इसको रिकंसाइल करना होता है बीआरएस को। पहला, हमारे पास जो तरीका है इसको रिकंसाइल करने का वो ये कि या तो हम कैश बुक के बैंक कॉलम को लेके चलें, ठीक है, या फिर हम पासबुक के बैलेंस को लेके चलें। फॉर्मेट में देखो मैंने क्या लिखा हुआ है कि अगर हमें बीआरएस शुरू करना है तो बीआरएस शुरू करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं इसको शुरू करने के, जिसको बेस लेने के हैं हमारे पास? दो। पहला तरीका क्या है हमारे पास? बैलेंस एज पर कैश बुक। या तो हम बैलेंस एज पर कैश बुक, और जब भी बैलेंस एज पर कैश बुक में बोलूंगा, जब भी बैलेंस एज पर कैश बुक में बोलूंगा तो बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब हमेशा क्या होगा? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। याद रहेगा ये बात, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक है। दूसरी बात, या फिर हम लेके चले बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? यस सर। यस। सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर दिया, ठीक है, क्लियर है वॉइस। ठीक है। अच्छा, अब हमें करना क्या है? ऐड क्या करना है और लेस क्या करना है, ठीक है। आप फॉर्मेट में देख रहे हो, मैंने ऐड में कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, क्योंकि ऐड लेस वाला हमें कुछ करना नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है ना, कुछ हमें रट्टे मारना है कि क्या क्या ऐड किया जाता है, क्या क्या लेस किया जाता है, हमें वो सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है। हमें सिंपल सा क्या करना है, मैं समझाऊंगा तुम्हें कि क्या ऐड करना होता है और क्या लेस करना होता है, क्या ऐड करना होता है और क्या लेस करना होता है, वो मैं समझाऊंगा। कुछ भी रट्टे नहीं मारने, कुछ भी रट्टा नहीं मारना, एक लाइन का भी रट्टा नहीं मारना है कि हमें इसमें ये ऐड करना होता है और ये लेस करना होता है। हर चीज, हर लाइन लॉजिक से हमें ऐड करनी है, लॉजिक से ही हमें उसको लेस करना है। क्लियर हो रही है मेरी बात? यस। अकाउंट्स में बाय डिफॉल्ट बिलीव करो जो भी हम पढ़ेंगे विद लॉजिक से ही पढ़ेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं कि रट्टे वट्टे मारने वाला सीन नहीं है हमारे साथ, ठीक है। ओके सर। हाँ, अच्छा, अब हम क्वेश्चन को शुरू करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक है हमारे पास दोस्त, अगर जैसे किसी का डिस्टरबेंस आए ना पीछे तो माइक को ऑफ कर दिया करो, कई बार सडनली आ जाता है ना तो उसको ऑफ कर दिया करो फिर माइक को। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, आप फटाफट से क्या करो, मैं तो यहाँ पे भी कर ही रहा हूँ इसको सॉल्व, आप क्या करो फटाफट से एक फॉर्मेट बना लो, ठीक है। हम जो भी क्वेश्चन करेंगे हम क्लास में साथ साथ क्वेश्चंस को करते जाएंगे। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं कि ये होमवर्क करना है, वो होमवर्क करना है, ये समझा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम साथ साथ क्वेश्चन करते जाएंगे, हम साथ साथ मैं तुम्हें बताता भी जाऊंगा, ठीक है। तो फटाफट से क्या करो, कॉपी पेन लेकर तुम बैठे हो ना सारे के सारे, ठीक है। कोई ऐसा है जिसके पास कॉपी पेन ना हो, जो ऐसी बाइक पे बैठ के बाहर सड़क पे बैठ के अपना सुन रहा हो कि हाँ भाई प्रवचन चल रहे हैं? नो सर। नो सर। या फिर कुछ छत पे ऐसी अरे टहलते टहलते अरे हाँ मीटिंग चल रही है, दूसरों को शो ऑफ करने के लिए कि मेरी मीटिंग आ रखी है?
मन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे मोदी जी वाली, इसमें सुनना है, इसमें दोनों साइड से चलेगा। यस। ठीक है, चलो फटाफट से फॉर्मेट बना लो, जल्दी से फॉर्मेट बना लो, शाबाश। डन सर। डन। यस Yes, सर, sir. डन। आप में से कोई जानता भी है क्या मेरे को पहले से? ओके, चलो भाई, अब हम शुरू कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 1 का। इलस्ट्रेशन 1, यस सर, This one. समवन इज सेइंग यस सर। कौन हो भाई आप, बताओ जरा, कैसे जानते हो? इलस्ट्रेशन नंबर 1 फटाफट से निकालो, शुरू करूं? Yes, sir. हाँ, इलस्ट्रेशन 1 में लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है ऑन 31st December 14 P. Roy's bank balance as shown by the cash book was 75,000. On receipt of bank statement it was found that, मिल गया क्वेश्चन ये वाला? यस सर। ठीक है, P. Roy's bank balance as shown by the cash book was 75,000. On receipt of bank statement it was found that, found that। ठीक है, अब देखो भाई, पहली चीज जरा ये समझ लो कि तुम्हें करना क्या है। मुझे कुछ भी तुम्हें रट्टा नहीं मरवाना है, ठीक है? तो मुझे तुम्हें समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा कि क्या चीज है, क्या लॉजिक रहता है इसका। तो कोशिश करना कि थोड़ा सा फोकस बना रहे, क्योंकि रट्टे लगवाऊंगा तो फिर फटाफट ये कि हाँ भाई ये ऐड होगा ये लेस होगा, ऐसे नहीं करना है। पहले ये समझो कि चीजें कैसे हैं। सबसे पहली वाली एंट्री, 3 checks of rupees 3,000, 4,000 and 1,500 drawn in favor of supplier respectively on 28th, 29th and 30th December 2014 had been debited in the bank statement of 2nd January 2015। बात समझ में आ रही है? चलो अब मैं समझाता हूं जिसको समझ में नहीं आ रही है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चेक का मतलब होता क्या है। चेक का मतलब क्या होता है? चेक एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है। चेक क्या है मेरा? एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है। किसी को कहीं पे भी ऐसा लगे कि उसको समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो पूछने के पैसे नहीं लग रहे हैं यहाँ पे। अपना डाउट कुछ भी हो, क्वेरी को पूछ लेना आप। ये रुक रहा है क्या बार बार मेरा वीडियो? बफर कर रहा है। गड़बड़ कर रहा है? तो वीडियो आ नहीं रही। आ रही है सर? नहीं आ रही? आ नहीं आ रखी रही है। सर। भाई तुमने दूसरे को रखा हुआ आ तो रही आ रही है सर। चलो, सबने बना रखा है ना? मैं भी साथ साथ सॉल्व करता जा रहा हूँ, ठीक है? मैं कोई इसको रख के नहीं लाया पहले से कि मैं ला के फटाफट इसको भेज दूं, तो हम साथ साथ इसको करते जाएंगे, है। ठीक है? सबसे पहले आप लिखो हमें बैलेंस कौन सा दे रखा है। देखो भैया, जो साथ साथ क्वेश्चन नहीं करेगा ना उसका लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है। तो ये मत सोचना कि वो मेरा नुकसान कर रहा है। क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करते जाओ, तभी समझ में आएगा, तभी ऑनलाइन क्लासेस में ना आप लोग बोर नहीं होगे, अदरवाइज ना बोर हो जाओगे। सबसे पहले लिखा हुआ है 31 को पी रॉय का जो बैंक बैलेंस है शोन बाय द कैश बुक, शोन बाय द कैश बुक कितना? 75,000। तो सबसे पहले लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक। ठीक है? और सिर्फ 2 कॉलम आपको बनाने हैं, एक प्लस का कॉलम और एक माइनस का कॉलम, माइनस का कॉलम। ठीक है? कोई फालतू का एडलेस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। एक प्लस का कॉलम मेंटेन करना है, एक माइनस का कॉलम मेंटेन करना है, ठीक है? चलो
अब आते हैं, अब उसके बाद क्या करना है आपको। अभी देखो जो दिक्कत आएगी ना, हमें सिर्फ एक फर्स्ट क्वेश्चन में आएगी, इसके बाद ना आप समझ जाओगे कि हमें कैसे सॉल्व करना है इस चीज को। अब हमें करना क्या है, अब हम आ गए ऐड लेस। जैसे फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना ऐड और लेस, ऐसे ही आप भी लिख लो ऐड और लेस स्पेस देके। सर फॉर्मेट तो पहले ही बना लिया था। बना लिया था? यस। गुड। चलो अब देखो भाई, 3 चेक हैं। एक चेक है मेरा 3,000 रुपए का, एक चेक है मेरा 4,000 रुपए का, एक चेक है मेरा 1,500 रुपए का। ड्रॉन इन फेवर ऑफ सप्लायर respectively on 28, 29 and 30th December 2014 had been debited in the bank statement on 2nd January। देखो भाई, पहले हमें ये समझना है कि हमारा जो वो है जो हमारा बीआरएस है वो बनता कब है। बीआरएस हमारा बनता है हर महीने की आखिरी तारीख को। बीआरएस बनता है हमारा हर महीने की आखिरी तारीख को। मतलब अगर मेरा जनवरी का मंथ है तो 31 जनवरी को बीआरएस बनेगा। अगर मेरा फेब का मंथ है तो 28 तो 29 को मेरा बीआरएस बनेगा। अगर मेरा मार्च है तो 31 मार्च को मेरा बीआरएस बनेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। तो है क्या कि जो चेक मैंने ड्रॉ किए, चेक ड्रॉ का मतलब क्या हुआ कि मैंने चेक किसी को इशू किए। मैंने चेक किसी को अगर इशू किए, इसका मतलब ये है कि मैंने वो पेमेंट किसी को रिलीज कर दी। ठीक है, मैंने किसी को वो पेमेंट रिलीज कर दी। बात समझ में आ रहे हो? तो मैंने 3 चेक काटे, एक 3,000 रुपए का था, एक 4,000 रुपए का था, एक 1,500 रुपए का था। तो सिंपल सी बात सोच के देखो कि जब मैंने वो चेक किसी को काटे होंगे, किसी के नाम पे जब मैंने चेक वो इशू किए होंगे, तो उस केस में क्या होगा। देखो इसको समझने के लिए पता मुझे क्या करना है। मेरे को बचपन वाली चीज याद आती है हमेशा, जो हम बचपन में क्या करते थे। क्या? ये वाला हाथ फैलाने वाला जो मेथड होता है, समझ रहे हो, जिसमें हम हाथ फैलाते थे ऐसे करके। अब है क्या, आप लोग क्या करो, बिल्कुल समझने की कोशिश करो इस चीज को कि हमें करना क्या है। हमें करना क्या है, कैश कम हो गया होगा वो तो चलो ठीक है, अभी कैश कम नहीं हुआ है। देखो भाई, जो मेरी राइट हैंड साइड है ना, जो मेरा राइट हैंड है, इसको आप कैश इमेजिन करो कि ये मेरी कैश बुक है। और जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये मेरी पासबुक है। ये मेरा कैश बुक और ये मेरी पासबुक। ये कैश बुक है और ये मेरी पासबुक है। तो मुझे करना क्या है, मुझे इसके अकॉर्डिंग इसको ट्रीट करना है। मुझे ये नहीं सोचना है कि इसको ऐड होगा या लेस होगा। पहले सोचो और समझो। जब हुआ मतलब मैंने 3,000, 4,000 और 1,500 3 चेक हुए, टोटल कितना हुआ 8,500। टोटल कितना हुआ इसका 8,500। तो 8,500 तीनों चेक मेरे हुए और उन तीनों चेक को मैंने क्या किया, मैंने किसी के नाम पे इशू कर दिया। फॉर एग्जांपल अभी मेहर का मैं नाम ले लेता हूँ, ठीक है, मुझे क्योंकि मेरे को इसका नाम ही पता है। तो मेहर को मैंने तीनों चेक काट के दिए। तो हुआ क्या, जैसे ही मैंने चेक काटे, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो पहले वो 3,000 से कम हुआ, फिर 4,000 से कम हुआ, फिर वो 1,500 रुपए से कम हुआ। आप समझ रहे हो? तो मेरी जो कैश बुक है वो 3 बार कम हुई, लेकिन जो मेरी पासबुक है, जो मेरा बैंक स्टेटमेंट है, वो वहीं का वहीं है। क्यों? क्योंकि चेक तो मैंने काटे दिसंबर में, लेकिन क्लियर कब हुए वो 2 जनवरी को। चेक कब क्लियर हुआ 2 जनवरी को। अगले महीने जाके क्लियर हुआ चेक मेरा, इसी महीने तो क्लियर नहीं हुआ ना चेक। बात समझने आ रही है? तो मुझे क्या समझना है, मुझे यही समझना है कि विद इन द मंथ, उसी महीने के बीच में सब कुछ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब चेक काटा और सामने वाले को पेमेंट भी मिल गई तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है, दिक्कत तब है जब आपने क्या किया, चेक इशू किया लेकिन वो पेमेंट अगले महीने जा रही है, मतलब 31 के बाद जा रही है। क्लियर हुआ आपको? किसी को यहां तक कोई डाउट? नो सर। कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके क्लियर नहीं हो रहा है तो मुझे प्लीज बता देना। क्लियर हो रहा है आप सब लोगों को? हो रहा है क्लियर? हो रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, आप सिंपल सोचो कि आपने क्या किया। जैसे ही आपने कैश कम किया, मतलब आपने चेक काटे, तो आपकी जो कैश बुक है वो पहले 3,000 से कम हुई, फिर 4,000 से कम हुई, फिर वो 1,500 रुपए से कम हुई। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों के बीच कितना डिफरेंस है? ठीक है, 8,500 का। तो हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, या तो मैं इस पासबुक को नीचे लेके आ जाऊं, ठीक है, या फिर मैं इस कैश बुक को ऊपर लेके चले जाऊं। बात समझ रहे हो आप? या तो मैं इस कैश बुक को नीचे लेके आ जाऊं, या फिर मैं या तो मैं इस कैश बुक को ऊपर लेके जाऊं, या फिर मैं इस पासबुक को नीचे लेकर आऊं। और क्वेश्चन में मेरे पास बैलेंस कौन सा है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो मैं पासबुक को तो कुछ नहीं कर सकता, मैं पासबुक को नहीं छेड़ सकता, बिल्कुल भी मैं पासबुक को नहीं छेड़ सकता। मैं किस में प्लस माइनस कर सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ कैश बुक के अंदर, क्योंकि बैलेंस कौन सा मेरे पास, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो मुझे क्या करना है, आप ऐड में लिखो, ऐड वाले में लिखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, और उसका समेशन करके लिख दो 8,500, 8,500। 500। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। ठीक है, सर जो बैंक बैलेंस है वो प्लस में लिखना है माइनस में लिखना है? जो बैलेंस पर कैश बुक है, हाँ जी, यस हाँ सर। जी सर, हाँ उसको प्लस में लिखो। उसको प्लस में लिखना है। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो माइनस में जाएगा, अगर सिर्फ बैलेंस लिखा हुआ तो प्लस में लिखा जाएगा। बेटा ओके सर। ठीक है, मैं इसकी भी एक शीट दूंगा अभी बना के कि अगर ये डेबिट बैलेंस होगा तो उसमें जाएगा, पॉजिटिव बैलेंस होगा तो किस में जाएगा। सर डेबिट बैलेंस है तो प्लस में जाएगा। कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो प्लस में रहेगा, पासबुक का डेबिट बैलेंस माइनस में रहेगा। सर 8500 तो प्लस होगा ना कैश बुक में? बिल्कुल प्लस होगा, और सर ये बिल्कुल इलस्ट्रेशन में प्लस तो होगा। उल्टा लिखा हुआ। इलस्ट्रेशन को नहीं देखना दोस्त, ओके सर। उसको नहीं देखो आप, उसकी लॉजिक अलग है, अपने लॉजिक अलग है। उसको वो करता है प्लस माइनस के थ्रू, सॉरी एड लेस के थ्रू। ठीक है, हम लोग करेंगे इसको प्लस माइनस के थ्रू। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो इसके बाद फिर मैं आगे बात करता हूँ। अगर किसी को डाउट हो, 75 तो प्लस में जाएगा, हाँ जी 75 तो प्लस में जाएगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अगली वाली एंट्री क्या है? द बैंक हैड क्रेडिटेड ₹8,000 ऑन 30 दिसंबर 2014। बैंक ने क्या किया, 8,000 रुपए क्रेडिट कर दिए मेरे अकाउंट में। ठीक है, अब बैंक ने अगर ये क्रेडिट किए मेरे अकाउंट में तो बैंक ने क्या किया होगा? बैंक ने क्या किया होगा? बैंक ने अगर क्रेडिट किए हैं तो वो पासबुक मेरी का अमाउंट पासबुक में शो, बढ़ा दिया। वो मेरी पासबुक में शो होगा, है ना? यस सर। वो मेरी पासबुक में शो हो गया होगा। अब जब मेरी पासबुक में शो हो गया तो मेरी कैश बुक तो वहीं की वहीं रही, कैश बुक तो नहीं इंक्रीज हुई, नहीं सर। तो हम कैश है बुक ना? को बढ़ा देंगे। तो कैश बुक तो नहीं इंक्रीज हुई ना। समझ रहे हो मेरा पॉइंट मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो हुआ क्या कि मेरी जो कैश बुक है वो तो वहीं की वहीं रही, कैश बुक तो इंक्रीज नहीं हुई। ऐसे समझो कि ये मेरी पासबुक है लेफ्ट हैंड की साइड और ये मेरी कैश बुक। तो मेरी जो पासबुक है वो बैंक ने 8,000 रुपए से इंक्रीज कर दी। अब मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, या तो मैं बैंक को कम कर दूं या फिर मैं अपनी कैश बुक को इंक्रीज कर दूं। क्लियर हो गई बात? ये बट बैंक को कम नहीं कर सकते। बैंक को मैं कम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जो बैलेंस है वो बैलेंस एज पर कैश बुक है। अगर वो एज पर पासबुक होता तो मैं इसको कम कर देता। ठीक है, चलो फिर लिखो, फिर इसको अगला। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड। देखो समझने की कोशिश करोगे क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा, नहीं समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यस। इंटरेस्ट क्रेडिटेड। इंटरेस्ट थोड़ी है, ये तो कलेक्शन दिखा रहा है इसमें, कस्टमर का पेमेंट। कस्टमर का पेमेंट लिख दो। मेन तो सर इसमें अमाउंट मैटर करता है ना। हाँ, क्लियर हो गया? यस। सर इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखनी है? किसके लिए? जो जो क्रेडिट हुए। डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक।
ठीक है भाई, लिख दिया। चलो अब आते हैं हम थर्ड पे। 2 checks of rupees 5,000 and 6,000 were deposited into bank on 30th December 2014 had been credited the bank statement on 4th January 2015। देखो भाई, दो चेक थे, एक 5,000 रुपए का, एक 6,000 रुपए का। दोनों जो चेक हैं वो डिपॉजिट किए मैंने 30 तारीख को, दोनों मैंने डिपॉजिट किए 30th दिसंबर को। ठीक है, दो चेक थे मैंने 30 दिसंबर को वो क्लियर डाले बैंक में, और वो क्लियर कब हुए? 4 जनवरी को। वो कब क्लियर हुए? 4 जनवरी को। अब जरा समझ लो कि ये क्या चीज है। देखो भाई, जो मेरा बैंक है, जब मैंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट किए, जब मैंने चेक वो बैंक में डिपॉजिट किए, तो मेरा जो कैश बुक है वो पहले 5,000 से इंक्रीज हुआ, फिर वो 6,000 से इंक्रीज हुआ। मतलब अगर मैं टोटलिटी में बात करूं तो मेरा वो 11,000 से इंक्रीज हुआ। बात समझ रहे हो? वो कितने से इंक्रीज हुआ? 11,000 रुपए से। लेकिन मेरा जो मेरा बैंक है वो इंक्रीज नहीं हुआ है उसी महीने में, वो अगले महीने में इंक्रीज हुआ है जाके। तो मुझे क्या करना होगा? या तो मैं क्या बैंक पासबुक को इंक्रीज करूं, या फिर मैं इसे रिड्यूस करूं। बात समझ रहे हो? मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है कि या तो मैं कैश बुक को रिड्यूस करूं, या फिर मैं अपनी पासबुक को वहां पे जाके मेंटेन कर दूं। बात समझ रहे हो? नहीं बात क्लियर हुई? रिपीट अगेन सर प्लीज। ठीक है, देखो भाई, सिंपल सी बात सोचो, सिंपल सी बात ये सोचो कि जब मेरा वो जाएगा, जब मेरा चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट किए, तो जब मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट करूंगा तो मैं क्या इमेजिन करूंगा कि भैया चेक बैंक में डाल दिए हैं, मतलब पैसे वो आ चुके हैं, पैसे तो अब वो आ ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना। हुआ क्या? चेक क्लियर तो हुआ, लेकिन वो चेक कब क्लियर हुआ? वो चेक क्लियर हुआ जाके अगले महीने। तो इस महीने में तो हुआ नहीं, इस महीने तो वो हुआ नहीं, है ना? तो इस महीने नहीं हुआ तो क्या करना होगा? मुझे बीआरएस बनाना है इसी महीने का, बीआरएस मुझे बनना है इसी महीने। तो मुझे क्या करना होगा उस केस में? मुझे उस केस में क्या करना होगा कि अपनी कैश बुक को मुझे वापस एग्जैक्ट उस पे लेके आना पड़ेगा। अभी तक पासबुक बोली सर इसकी स्टेटमेंट में लिखेंगे नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय। किसी को समझ में नहीं आया तो बता दो प्लीज। सर एक बार बता दो कि कैश बुक कौन मतलब मेंटेन करता है, पासबुक कौन? एक बार रिपीट कर दो इसको बस। कैश बुक जो वेंडर है वो खुद मेंटेन करता है, पासबुक जो है वो बैंक मेंटेन करता है। पासबुक में जो भी एंट्रीज आएंगी वो एंट्रीज होंगी जो पासबुक जो बैंक है वो पोस्ट करेगा उसके अंदर। कैश बुक की सारी एंट्री हमारी खुद की एंट्रीज होंगी, लेकिन एंट्री होंगी वही जो बैंक से रिलेटेड होंगी। सर थर्ड वाले का नरेशन बताना, और वो अमाउंट प्लस या माइनस में जाएगी वो बता दो। सर ये जो डिपॉजिट वाला है वो तो माइनस में चला जाएगा ना? माइनस में जाएगा दोनों का, 5,000 भी और 6,000 भी। हाँ जी सर एक बार थर्ड वाली एडिशन वापस समझा देंगे आप? हाँ बिल्कुल, समझो। थर्ड वाले में वो कहता है, थर्ड वाले में कहता है कि भैया मैंने दो चेक थे, ठीक है, दो चेक थे, दोनों चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट किए। एक 5,000 रुपीज का चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट किया और एक 6,000 रुपीज का चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट किया। अब ना मैं इस उम्मीद में बैठा हूं कि मेरा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ जाएगा 11,000 रुपए से, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि वो चेक क्लियर तो हुए, लेकिन वो चेक क्लियर हुए अगले महीने में जाके, वो चेक क्लियर हुए अगले महीने में जाके। बात समझ रहे हो? तो जब वो अगले महीने में क्लियर हुए तो अगले महीने में पोस्टिंग जाएगी उनकी, इस महीने में तो एंट्री होगी नहीं। तो क्या करना होगा मुझे? मेरा जो कैश बुक है, जो मैं सोच के बैठा था कि वो 11,000 से इंक्रीज हो गया, बट वो एक्चुअली हुआ तो था नहीं। मैं सोचा था कि 11,000 से इंक्रीज होगा, बट वो एक्चुअली हुआ तो नहीं। अब मेरे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है कि या तो मैं कैश बुक को कम कर दूं, एक्चुअल पे लेके आ जाऊं जो मैंने बिना बात के इंक्रीज कर दी थी, या फिर मैं पासबुक को ऊपर लेके जाऊंगा। और बैलेंस एज पर कौन सा है? बैलेंस एज पर है कैश बुक। तो मुझे जो भी ट्रीटमेंट करना होगा प्लस माइनस का वो कैश बुक में ही
करना होगा। अभी क्लियर हुआ पॉइंट ये वाला? सर अगर इसी मंथ चेक क्लियर हो जाते तो सर फिर नील इफेक्ट होता। अगर इसी महीने चेक क्लियर हो जाते हैं तो फिर बीआरएस में उसकी एंट्री नहीं होती। सर फिर नील कर देते ना उसको। एंट्री होती नहीं, नील तो तब होता जब एंट्री होती। हमें एंट्री ही नहीं करनी है। ओके सर। नील का इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। सर ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ अगली वाली एंट्री पे। अब आ जाओ अगली वाली एंट्री पे। ये जो 11,000 वाला है वो माइनस होगा। बिल्कुल माइनस होगा। हाँ भाई मैं बिल्कुल माइनस होगा। बिल्कुल माइनस। सर हो गया, मैच कर गया। अब आते हैं हम अगली वाली एंट्री पे। अगली वाली एंट्री क्या कहती है? सर अगली वाली एंट्री कहती है, अगली वाली एंट्री कहती है। सर जी जी जी, बताइए बताइए। सर थर्ड वाली एंट्री एक बार बता देते थे, समझ में नहीं आया। थर्ड वाली एंट्री में दोस्त वो ये कह रहा है कि 2 चेक थे, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि मैंने 2 चेक दिए तुम्हें, एक 5,000 रुपए का, एक 6,000 रुपए का। तो मैंने तुम्हें चेक दिए, ठीक है। तो तुम्हें क्या मान के चलोगे कि तुम्हारे पास तो पैसे आ गए, लेकिन एक्चुअली वो पैसे कब आएंगे? जब तुम उन चेक को लेके बैंक में जाओगे, बैंक में डिपॉजिट करोगे, और जब बैंक से वो आपकी पासबुक में वो आपकी एंट्री आएगी, तब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, है ना। लेकिन हुआ क्या? यस सर। मैंने चेक तो पहले दे दिया आपको और आपने ऐसा मान लिया कि पैसे आ चुके हैं, लेकिन एक्चुअली पैसे कब आएंगे? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, ठीक है। अब हुआ क्या? मान लो कि मैंने तुम्हें चेक दिए 29 तारीख को, इसी महीने की 29 मार्च को दिए मैंने। तो तुमने क्या कहा कि भाई चेक 29 तारीख को आ गए थे, ठीक है। और वो चेक कब क्लियर हुआ? वो चेक क्लियर हुआ अप्रैल में जाके। तो समझ रहे हो बात को? डिफरेंस आ गया ना अलग महीने की। चेक मिला किसी और महीने, क्लियर हुआ किसी और महीने। तो बीआरएस में क्या होगा कि तुमने बिना बात के, तुम जो सोच रहे थे कि मार्च में पैसे आ गए, मार्च में पैसे नहीं आए, तो मार्च वाले एंट्री में से तुम उस एंट्री को हटा दोगे। ओके सर, थैंक यू सर। चलो ओके, अब आते हैं 4th एंट्री पे। सर इसमें डेट लिखना मैंडेटरी है? नहीं, डेट लिखना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है सर। अब आते हैं हम 4th वाली एंट्री पे, जो लास्ट एंट्री है। द बैंक हैड डेबिटेड ₹30 एज इंसिडेंटल चार्जेस ऑन 30th September, 30th December 2014 बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने क्या किया? बैंक ने क्या किया? 30 रुपए इंसिडेंटल चार्जेस की मेरे अकाउंट से विड्रॉ कर लिए। बैंक ने क्या किया? 30 रुपए मेरे अकाउंट से इंसिडेंटल चार्जेस के विड्रॉ कर लिए। तो जब बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए तो वो तो कट गए पैसे, ठीक है। मान लो कि मेरे अकाउंट में 500 रुपए थे, 30 रुपए बैंक ने काट लिए, तो कितने रह गए अब? 470 रुपए, 470, है ना। और मेरी जो कैश बुक है वो क्या कह रही होगी? कैश बुक कह रही है कि 500 रुपए ही है तुम्हारे पास। तो इस केस में क्या ऑप्शन बचा? बैंक कह रहा है कि 500, बैंक कह रहा है कि 470 रुपए हैं, और कैश बुक कह रही है कि 500 रुपए हैं। तुम्हें क्या करना होगा इस केस में? हमें अपनी कैश बुक को भी कम करना होगा। हमें अपनी कैश बुक को भी कम करना होगा। सर तो बन लिखो गया। वहां पे इंसिडेंटल चार्जेस, और लेस में लिखो उसको सर बैंक चार्ज करके भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो, जो आपका मन करे आप वो कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। इसमें आएगा क्या? 4th वाला सर जो 30 रुपीज है ये हाँ लेस हाँ, में है। लेस में आएगा, लेस में आएगा। सर ये वाला एक बार फिर से समझाना। देखो, बैंक ने अगर तुम्हारे पैसे काट लिए, कई बार ऐसा नहीं होता बैंक पैसे काट लेता है एसएमएस चार्जेस के। हाँ जी। हाँ, तो क्या होता है उस केस में? हमें पता लगता है जैसे ही मैसेज आता है ना बैंक से कि आपके इतने पैसे कट गए, हमें क्या लगता है? ओहो बैंक ने पैसे काट लिए।
तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम तुरंत बैंक में जाते हैं, भाई साहब किस बात के पैसे काटे आपने, हमें बता दो जरा क्यों आपने पैसे काटे। तो वो जो पैसे काटे, जब वो कट गए पैसे, बैंक ने तो काट लिए, तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसमें हमें जाके उसको अपनी कैश बुक से सही करना होगा। बात को समझ रहे हो? और कैश बुक सही करने के लिए क्या करना होगा, हमें उसको वहां से हटाना होगा फिर कैश बुक से। ठीक है, हाँ जी सर समझ गया। कोई दिक्कत यहां तक? इस क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत? नो सर। सर एक डाउट था मेरा। हाँ नो सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो जो हमें 11th के अंदर तरीका एक सिखाया था कि सिंगल कॉलम के अंदर करते हैं, जिसमें हम माइनस के लिए ब्रैकेट निकाल देते हैं, नॉर्मल ऐड के लिए ऐसे लिखते हैं, हम अगर उस तरीके से करें तो? बिल्कुल कर सकते हो। देखो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ठीक है, हाँ जी सर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, आपको पता है कि आपने कैसे करना है इसको, तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ठीक है, मतलब उसके नंबर नहीं घटेंगे ना सर? मतलब कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, फॉर्मेट कुछ भी होना चाहिए, लेकिन आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। ओके ठीक है भाई, और किसी को दिक्कत यहाँ पे? सर जो फाइनल आंसर आया है 80,470, उसको हम प्लस में लिखेंगे या माइनस में लिखेंगे? प्लस में, प्लस वाला साइड ज्यादा है ना आपका। यस सर। हाँ, और इसका जो प्लस है, अब हम हमारे पास जो आएगा, ठीक है, वो जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 80,470। और ये बैलेंस किस पे आएगा, ये आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक। और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। ठीक है, तो ये कहाँ रहेगा, माइनस वाली साइड में। क्लियर नहीं हो माइनस साइड का। आप इसको फिलहाल ना कहीं पे भी लिख दो, अभी फिलहाल कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझो बस इसका कि आपकी कौन सी वाली साइड ज्यादा है, प्लस वाली साइड ज्यादा है ना आपकी। जिस तरफ बैलेंस कम पड़ रहा है, जिस तरफ ऐसा भी बैलेंस कर कम सकते पड़ हैं रहा ना, है, पहले पहले टोटल कर लेते हैं और उसके बाद जिधर कम पड़ेगा उधर लिख देंगे, है ना? एग्जैक्टली ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। पहले दोनों को इक्वली बैलेंस लिखने हैं और जहाँ कम आएगा वहां पे इक्वल कर देना है। हाँ, ये आपकी आपकी अपनी कन्वीनियंस है कि आप इसको कैसे ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, तो यस कोई सर। दिक्कत नहीं। आप इसको सिंपल अलग से इस फॉर्मेट से हटा के बाहर भी लिख सकते हो, बैलेंस एज पर कैश पासबुक करके आप इसे बाहर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई इशू ही नहीं है। एक कंफ्यूजन था कि हम्म जब हमें ऊपर दिया होता है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो जब लास्ट में जो अमाउंट बचता है उसे हम बैलेंस एज पर पासबुक लिखते हैं। इक्वल करने के लिए, क्योंकि अगर हमने जहां से हमने शुरू किया है, अगर हमने बैलेंस एज पर कैश बुक शुरू किया तो बैलेंस एज पर पासबुक हमें फाइंड आउट करना होगा, और बैलेंस एज पर पासबुक शुरू किया तो बैलेंस एज पर कैश बुक हमें फाइंड आउट करना होगा। ओके सर, प्लस थैंक यू। साइन आप फॉर्मेट देखो एक बार, आप एक बार फॉर्मेट देखो एक बार, मैंने फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ है। फॉर्मेट में लिखा है बैलेंस सर एज पर कैश। सर 80,470 आ रहा है, इसको प्लस में लिखेंगे या माइनस में? आपकी कौन सी प्लस वाली साइड ज्यादा है ना, तो माइनस में लिख दो इसको। हो गया सर। यस सर। चलो, मैं इसकी ना फाइल भी शेयर कर देता हूँ। अब आते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं पहले, थर्ड क्वेश्चन पे, सर सेकंड नहीं? पहले थर्ड पे आते हैं। थर्ड में एक दो एंट्रीज अच्छी हैं। अच्छा ठीक है। एक फटाफट से फॉर्मेट बना दो, जल्दी से एक फॉर्मेट। यस सर।
सर पासबुक का ओवरड्राफ्ट है मतलब माइनस। माइनस। बना लिए फॉर्मेट? सर ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली जो मेरी लाइन है ना वो ये है, द बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर अनिल शोड, द बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर अनिल शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹6,000 ऑन 31 दिसंबर 2015। 31 दिसंबर 2015 को अनिल साहब हैं, इनकी जो पासबुक है वो ओवरड्राफ्ट शो कर रही है 6,000 रुपए का। ठीक है। प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिटेल्स, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिटेल्स। तो सबसे पहले बैलेंस कौन सा दे रखा है मुझे? बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। ये ध्यान रखना कि मुझे बैलेंस कौन सा गिवन है, बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है मुझे। ठीक है, तो लिखो फटाफट से पहली लाइन, बैलेंस एज पर पासबुक, और क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है तो इसे आप लिखो माइनस वाली साइड में। देखना ध्यान से, मेरा फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक, और नीचे क्या लिखा हुआ है, बैलेंस एज पर पासबुक। ऑपोजिट लिखा हुआ है मैंने, अगर ध्यान से देखोगे तो दिख रहा है? यस सर। ये लो, ये सॉल्यूशन है इस वाले क्वेश्चन का फर्स्ट का, जिसको लेना हो स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ठीक है, चलो अब हम शुरू करें इसको, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। सबसे पहला है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड अप टू 31 दिसंबर 2015 5500। सर स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? सर दिख रही है। दिख रही है। सिद्धार्थ सही से देखो, सही से देखो सिद्धार्थ। हाँ तो मैंने सॉल्यूशन भेजा है ना उसका, इसका सॉल्यूशन भेजा है मैंने, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, चलो पहली एंट्री है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड अप टू 31 दिसंबर 2015। भाई देखो कॉन्सेप्ट तो वही है सिंपल सा, जो पहले हमारा कॉन्सेप्ट था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इस केस में क्या करते हैं हम, अगर मैंने चेक इशू कर दिया, अगर मैंने चेक इशू कर दिया, अगर मैंने चेक इशू कर दिया है तो उस केस में क्या होगा, सोच के देखो। अगर मैंने चेक इशू कर दिया, इट मींस कि मेरी जो कैश बुक है वो कम हो गई, और अगर मेरा चेक क्लियर नहीं हुआ है तो पासबुक कम नहीं हुई है। तो डिफरेंस ये वाला है, ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर मैंने चेक इशू कर दिया तो कैश बुक हो गई कम, लेकिन पासबुक वहीं की वहीं है क्योंकि वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, देखो पिछले क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक था तो मैं क्या करता उस केस में, इसको प्लस कर देता, लेकिन इस क्वेश्चन में बैलेंस एज पर पासबुक है, बैलेंस एज पर पासबुक है, तो मुझे क्या करना होगा इस केस में, प्लस प्लस तभी ये इक्वल आएगा। समझ रहे हो, तभी ये इक्वल आएगा।
पर सर इसने तो ऐड किया हुआ है। अरे भैया इसको मत देखो सॉल्यूशन को, यही तो बता रहा हूं मैं, सॉल्यूशन को देखो। मैं क्या समझा रहा हूँ उसको मत देखो, उसने प्लस किया है कि माइनस किया है। रिपीट कर दोगे एक बार फर्स्ट वाला? मैं रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होगा ना, एग्जाम में वहां हमारे कॉन्सेप्ट ही काम आएंगे। ठीक है दोस्त? यस सर। हाँ अब समझो है क्या कि मैंने चेक इशू कर दी है। जब मैं चेक इशू करता हूं, सोच के देखो, जब मैंने चेक इशू किए तो मेरी कैश बुक कम हो गई। जब मैंने चेक इशू किया तो मेरी कैश बुक कम हो गई। ठीक है, तो अब मेरी जब कैश बुक कम हो चुकी है, लेकिन हुआ क्या कि इस केस में हुआ क्या कि मेरा जो पासबुक है वो वहीं का वहीं है, बैलेंस कम नहीं हुआ उसका बैलेंस कम नहीं हुआ है। कैश यहां से यहीं सेम वहीं उसी पैरामीटर पे है। तो मुझे क्या करना होगा इस केस में? या तो मैं इसको माइनस करूं या फिर मैं इसको प्लस करूं, है ना? तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? बैलेंस एज पर कौन सा है? बैलेंस एज पर पासबुक है। बैलेंस एज पर पासबुक है तो मुझे इसे कम करना होगा। बात समझ में आ गई? स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? स्क्रीन शो नहीं हो रही? यस सर, वीडियो नहीं आ रही। सर हो रही है। अभी हो रही है? अभी आ रही है? यस सर। वीडियो आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ या फिर मैं फिर से रिपीट करूं एक बार? सर इसमें पासबुक को हम माइनस कर देंगे ना? पासबुक को आप माइनस कर दोगे? यस। देखो मेरी बात सुनो, कॉन्सेप्ट हमारा वही है, जो कैश बुक हो था उस वो पासबुक में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर बस हमें करना क्या? मैंने सॉल्व तो कर लिया, बट आंसर मैच नहीं कर रहा बुक से। अभी करेगा मैच, अभी हम कर रहे हैं ना, अभी होगा मैच। यस सर। ये वाली एंट्री क्लियर हो गई सबको? यस सर। चलो अब हम अगली एंट्री पे आते हैं। अगली एंट्री कहती है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड अप टू 31 दिसंबर 2015 9,000 रुपए का। मैंने क्या किया? देखो समझना इस चीज को, मैं अभी यहां पर हूं मैं, ठीक है? मैंने चेक डिपॉजिट किया 9,000 रुपए का, तो मेरी कैश बुक बढ़ गई। कोई भी एंट्री है ना उसको कैश बुक के साथ सोचो, कैश बुक में क्या हुआ होगा। तो 9,000 रुपए की एंट्री है वो कैश बुक में बढ़ गई, ठीक है? यहां थी और यहां से 9,000 रुपए सीधा कैश बुक में बढ़ गए। क्लियर हो गई बात, है ना? अब हुआ क्या, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, मेरा बैंक में तो पैसा पहुंचा ही नहीं, बैंक ने उसको क्लियर ही नहीं किया, ठीक है? अब उस केस में क्या होगा? अब अगर मेरे पास कैश बुक का बैलेंस होता, क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक होता तो मैं इसको माइनस कर देता, लेकिन मेरे पास बैलेंस कौन सा है? बैलेंस एज पर पासबुक। तो मुझे क्या करना होगा? प्लस करना होगा। प्लस करते, ठीक है? ठीक है। यस सर। प्लस करो इसको। नहीं क्लियर हुआ फिर पूछो। बूम तो मत देख गलत, बुक को मत देख गलत है सर। फर्स्ट पार्ट नहीं आया क्या सर? थर्ड क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 समझ में नहीं आया। थर्ड क्वेश्चन समझ में नहीं आया? दोबारा समझा दो सर, फर्स्ट पार्ट भी दोबारा समझा दो। अच्छा ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, ठीक है? पहले वाले से अलग क्यों है कि पहले वाले क्वेश्चन में था बैलेंस एज पर कैश बुक। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है? इस क्वेश्चन में क्या है? बैलेंस एज पर पासबुक। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है? दूसरी बात, पहले वाले क्वेश्चन में जो मेरा बैलेंस था वो पॉजिटिव बैलेंस था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मेरा जो बैलेंस है वो नेगेटिव बैलेंस है। क्लियर हो गई बात ये? तो सबसे पहले मुझे लिखना है बैलेंस एज पर पासबुक और उसे लिखना है माइनस वाले कॉलम में 6,000 रुपए। ये बात क्लियर हुई? क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट नेगेटिव होता है। ये बात यहां तक कोई दिक्कत?
यहां तक कोई दिक्कत? चलो, अब इसके बाद मैं फर्स्ट एंट्री पे आता हूँ। फर्स्ट एंट्री में कहता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड अप टू 31 दिसंबर 2015 5500 रुपए। सोच के देखो सिंपल सा आराम से कि आपने किसी को चेक दिया, ठीक है? तो जब आप किसी को चेक दोगे उसमें लिखा हुआ है साफ साफ चेक इशू किया है, आपने किसी को पैसे दे दिए, आपने किसी को पैसे दे दिए 5500 रुपए 55 आप किसी को दे दिए, लेकिन उसके अकाउंट में नहीं पहुंचे, आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकले, लेकिन आपने कैश बुक में तो एंट्री पास कर दी है ना? आपने अपनी कैश बुक को कम कर लिया, आपने अपनी कैश बुक को कम कर लिया कि भैया मैंने 5500 रुपए उसको दे दिए, ठीक, कम कर लिया आपने, लेकिन बैंक से तो कम नहीं हुए, अभी बैंक से कम हुए नहीं, कम हुए बैंक से। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, बैलेंस एज पर पासबुक है, मुझे इसे भी रिड्यूस करना होगा। क्लियर हुई बात? I have a doubt. प्लीज आस्क। सर बैंक बैलेंस तो सॉरी पासबुक का बैंक बैलेंस तो बैंक मेंटेन करते हैं, तो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है? देखो, हम बैलेंस चेंज नहीं कर रहे हैं, हम बैलेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है? रिकंसाइल हम सिर्फ रिकंसाइल कर रहे हैं, हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है? बैलेंस पासबुक वैसा का वैसा ही है, बट जस्ट टू मेंटेन हमारा जो अपना रिकंसिलेशन है, जस्ट टू रिकंसाइल आवर बैलेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, हम इसको रिकंसाइल करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ रहा है, बस हम उसमें ही प्लस माइनस कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? किसी को भी कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क, ये मत सोचना कि सिली डाउट है या फिर ऐसा डाउट है या वैसा डाउट है, प्लीज पूछ लेना, क्योंकि अगर आपको एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट मार्केट में जाके काम करना है तो आपको बोलना आना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन स्किल आने चाहिए, तभी कैंपस हो पाएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी थोड़ी सी। आगे बढ़ू मैं अब? सर मतलब वो जो चेक जो इशूड है वो ऐड में जाएंगे? चेक इशू जो है, देखो समझो, मैंने चेक इशू किया तो मैं समझाता हूँ, मेरा जो चेक है जब मैंने इशू किया उसको, तो जब मैं चेक इशू करूंगा तो कैश बुक कम हो जाएगी ना? हाँ जी सर। जब मेरी कैश बुक कम हो गई तो अब ये सिचुएशन है, अब इसको तुम कैसे रिकंसाइल कर सकते हो? आइदर बाय रिड्यूसिंग दिस और एडिंग दिस। क्लियर? सर वी विल रिड्यूस द हमारे पास बैलेंस कौन सा है? वी हैव बैलेंस एज पर पासबुक। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिड्यूस द बैलेंस ऑफ पासबुक टू रिकंसाइल दिस। पासबुक का बैलेंस कैसे हम कम कर सकते हैं? मैं वही तो बता, एग्जैक्टली वही मैं बता रहा हूँ कि हम पासबुक में कोई प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं, हम प्लस माइनस में रिकंसिलेशन में कर रहे हैं। अच्छा, got it? Just to reconcile the balance of cash book and passbook, we are doing this. Okay? हाँ जी सर। Reconciliation statement is a different thing, passbook is a different thing. ओके सर। Clear? चलो नेक्स्ट एंट्री पे हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर मैं ये पूछ रहा था, जब हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो कभी भी हम, तो फिर हमें जो जैसे कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहता है या बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया रहता है, तो हम किसको प्रिफर करेंगे? जैसे हम किसी अननोन उसकी वो बना रहे हैं, क्या कहते हैं, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तो हम उसको पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक या बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि दोनों ही हमें मिला होगा, पासबुक भी हम देखेंगे और कैश बुक भी हम देखेंगे। प्रैक्टिकली इट्स अप टू यू कि आप कौन सा बैलेंस लेके चल रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई भी लेके चल रहे हो। मतलब अगर हम चाहें तो बैंक का बैलेंस भी ले सकते हैं और पासबुक का भी बैलेंस ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, ठीक है, क्लियर हो गया बात? यस सर, थैंक यू सर। चलो अगली एंट्री पे आते हैं। सबको क्लियर हो गया वाला डाउट?
चलो अब आते हैं हम अगली वाली एंट्री पे। अगली एंट्री कहती है, थर्ड एंट्री पे आ रहा हूं मैं अब। बैंक कमीशन ₹30 वॉज एंटर्ड ओनली इन द पासबुक। बैंक ने क्या किया, ₹30 का कमीशन था, वो चार्ज किया और सिर्फ पासबुक में एंट्री हो गई उसकी, सिर्फ पासबुक में। अब सोच के देखो, मेरी दोनों, मैं यहां पर हूं अभी, दोनों सर इक्वल है सेकंड अभी। पार्ट बता दो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड अप टू ₹9,000। चेक डिपॉजिट किया और वो क्लियर नहीं हुआ, ₹9,000 का था। मैं यहां पर हूं अभी, मैंने चेक ₹9,000 का बैंक में डिपॉजिट किया, तो मेरी कैश बुक बढ़ गई, मेरी कैश बुक बढ़ गई, ठीक है। लेकिन बैंक में तो क्लियर नहीं हुआ, बैंक में क्लियर नहीं हुआ, और मैं बैलेंस कौन सा लेके चल रहा हूँ, बैलेंस एज पर पासबुक, तो मैं इसे बढ़ा देंगे। प्लस करूँ, बढ़ा देंगे। ओके सर। इसके बाद है, फिर है मेरा थर्ड, बैंक कमीशन है ₹30 का। बैंक ने क्या किया, ₹30 कमीशन के डिडक्ट कर लिए। बैंक ने क्या किया, ₹30 कमीशन के डिडक्ट कर लिए। अब सिचुएशन ये वाली है, तो मुझे क्या करना है, इसको वापस ऐड बैक, वापस ऐड बैक। क्लियर हो गया, वापस ऐड बैक। सर एक बार थर्ड बताना फिर। थर्ड में जो मेरा कमीशन है ₹30 का, बैंक ने क्या किया, कमीशन चार्ज कर लिया ₹30 का, ठीक है। अब ये सिचुएशन है, अब ये वाले हालात हैं अब। तो अगर बैलेंस एज पर कैश बुक होता तो मैं इसको माइनस करता, क्लियर। लेकिन बैलेंस एज पर कौन सा है, पासबुक, तो मुझे इसे प्लस करना होगा। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बताएं। सर ये 9,000 वाली जो एंट्री है वो वाली बता देना। दोस्त अभी तो बताई थी, मैंने चेक डिपॉजिट किया, मैंने चेक डिपॉजिट किया ₹9,000 का बैंक में, ठीक है। तो जैसे ही मैंने चेक में डिपॉजिट किया, मुझे नहीं पता वो कब क्लियर होगा, लेकिन जैसे ही हुआ मैंने उसको मान लिया कि पैसे ₹9,000 आ गए। तो जैसे ही वो चेक मेरे पास आया, मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, मेरी कैश बुक बढ़ जाएगी। और बैंक कब बढ़ेगा, बैंक तब बढ़ेगा जब बैंक वो चेक क्लियर करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो अभी ये हालात हैं, ठीक है। अभी ये हालात हैं कि मेरी जो कैश बुक वो ₹9,000 से बढ़ गई, पासबुक मेरी वहीं की वहीं है। अब वो चेक तो क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन हालात तो ये है ना, इसको रिकंसाइल कैसे करूंगा मैं, इसको ऐड कर दूंगा। ओके सर। पक्का। सर रिकंसिलेशन डिपेंड करता है ना सर, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा हो। अगर एज पर पासबुक दे रखा है तो हमें पासबुक को लेके हुए चलना है, और अगर एज पर कैश बुक दे रखा है तो कैश बुक लेके चलना है। फिर से बोलना। सर वो आपने बोला जैसे हम स्टेटमेंट बनाते हैं सिर्फ वो रिकंसिलेशन को, तो अगर आप सर क्वेश्चन में अगर एज पासबुक दे रखा है बैंक पर पासबुक, तो हमें पासबुक को लेते हुए चलना है, और अगर कैश बुक दे रखा है तो कैश बुक को लेते हुए चलना है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, हाँ, हमारा बेस वही रहेगा, और जो बेस गिवन होगा आपको प्लस माइनस उसी बेस में करना है, दूसरे वाले में नहीं करना। ठीक है। अब आता हूं मैं लास्ट एंट्री पर, फोर्थ एंट्री पे। फोर्थ एंट्री कहती है, ए चेक ऑफ ₹6,500 issued in settlement of a debt was encashed on 28th of December 2015 but entered in the cash book as ₹8,500। एंट्री समझ रहे हो, एक चेक था ₹6,500 का, एक चेक था ₹6,500 का, ठीक है। और वो सेटलमेंट था 28/12 को, हो भी गया, बट वो कैश बुक में कितने रुपए का एंटर हुआ, ₹8,500 का। अब समझो, यहां पे हूं मैं, यहां पे हूं मैं, ठीक है। मेरा जो बैंक है वो कम हुआ ₹6,500 से, और जो मेरा कैश है वो कम हुआ ₹8,500 से, समझ लो। तो मेरा जो कैश है वो ₹2,000 से ज्यादा कम हो गया, और मेरे पास बैलेंस कौन सा है, माइनस बैलेंस कर। पर पासबुक, तो मुझे ₹2,000 और कम करने होंगे पासबुक से। नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। हो गया सर। का सबको हो गया? सर यस सर। मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखो भाई, समझो एक बार,
मेरी जो पासबुक है, ठीक है, मेरी जो पासबुक है, मैंने किसी को चेक दिया 6,500 का, 6,500 का मैंने चेक दिया किसी को। तो जब मैंने उसको चेक दिया 6,500 रुपए का, तो मेरा बैंक कितने से कम होना चाहिए? 6,500 रुपए से। क्लियर होगी बात ये? ठीक है। लेकिन मेरी जो कैश बुक है, मेरी जो कैश बुक है, जब मैंने वहां पे एंट्री करी तो मैंने उस 6,500 में कितना लिख दिया? वहां पे 8,500, 8,500 रुपए मैंने वहां पे लिख दिए। तो सोच के देखो कि मेरी जो पासबुक है, जो लेफ्ट हैंड वाली मेरी जो पासबुक है, वो कम हुई कितने से? 6,500 रुपए से। वो कितने से कम हुई? 6,500 रुपए से। लेकिन मेरी जो कैश बुक है वो कितने से कम हो गई? वो 8,500 से कम हो गई। वो 2,000 ज्यादा कम हो गए उसके अंदर। तो बैलेंस कौन सा है? बैलेंस एज पर पासबुक। तो मुझे और कम करना पड़ेगा 2,000 रुपए। सर हो गया, मैच हो गया सर, आ गया आगे आंसर। सर समझ आ गया, आंसर भी आ गया। आ गया? आंसर क्लियर हो गया? यस सर। आंसर आंसर सारे आ जाएंगे आपके, ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है। बस आप कॉन्सेप्ट पे टिके रहोगे ना, तो आंसर सारे आ जाएंगे आपके। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? सर हाँ जी, पूछो। चित्रा जी कुछ कह रही हैं आप? तो नो कह रही हैं आप? ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड नहीं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फटाफट से फॉर्मेट बनाओ इसका एक, ठीक है। पेज नंबर क्या है? मेरे पास जो बुक है इसमें 125 है। जल्दी से इसका फॉर्मेट बनाओ फटाफट से। सर मिल नहीं रहा। एक्सरसाइज में आओ, एक्सरसाइज में आओ। तो पेज 135 बस पेज 135 क्वेश्चन नंबर 3। सर कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक मिल गया। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये वाला क्वेश्चन है। यस सर। मिल गया? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? कौन चैप्टर चल रहा है हमारा? यस सर। इसके अलावा अगर किसी को डाउट रहे ना, ग्रुप में पूछ लेना फिर मेरे से। जल्दी से फटाफट से फॉर्मेट बनाओ इसका और फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन को हम। सर बैंक ओवरड्राफ्ट है कैश बुक का, तो ये तो माइनस में जाएगा ना? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक जाएगा, लेकिन माइनस वाले साइड में जाएगा। सर क्वेश्चन नेम कौन सा? क्वेश्चन नेम है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नहीं मिला? 135 पे है। इसका जो आंसर है वो 6332 है। सर
इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट तो चार्ज किया जाता है ना। ठीक है। सर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट जो है वो नेगेटिव में जाएगा पॉजिटिव में जाएगा? ओवरड्राफ्ट तो नेगेटिव होता है। ओके, कैश बुक का भी? हाँ, कैश बुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट नेगेटिव रहेगा दोनों का। ठीक है सर। शुरू करें फर्स्ट एंट्री। चलो, फर्स्ट एंट्री कहता है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। देखो बैलेंस एज पर कैश बुक, देखो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, और माइनस वाले कॉलम में लिखना 6340। माइनस वाले कॉलम में लिखना 6340। काफी बच्चे लेफ्ट कर रहे हैं फिर ज्वाइन कर रहे हैं। कैश बुक लिख दें? बिल्कुल लिख दो, लेकिन लिखना उसको माइनस वाले कॉलम में ही। सर जो हमें फर्स्ट एंट्री दी है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो उसमें अमाउंट है 6340, तो ये हम माइनस में लिखेंगे ना? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद अगली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2015 रुपीज 160 इज एंटर्ड इन द पासबुक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट था 6 महीने का 160 रुपीज का, वो पासबुक में एंटर हो गया। देखो भाई ओवरड्राफ्ट था, उस पर इंटरेस्ट लगा 160 रुपए का, तो जब ओवरड्राफ्ट होगा इंटरेस्ट लगा तो पासबुक कम हो गई कितने से? 160 रुपए से। पासबुक कितने से कम हो गई? 160 रुपए से। अब देखो बैलेंस कौन सा लेके चल रहा हूं मैं? बैलेंस एज पर कैश बुक, वो नेगेटिव है उससे मतलब नहीं है, लेकिन है कौन सा? बैलेंस एज पर कैश बुक, तो माइनस करो उसको 160, माइनस करो उसको 160। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 160। सर 160 तो माइनस होगा ना? बिल्कुल माइनस होगा। ये जो पर्टिकुलर में लैंग्वेज लिख रहे हैं, अगर वो डिफरेंट होगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड वाला दोबारा रिपीट करना। सर इंटरेस्ट था ओवरड्राफ्ट पे 160 रुपीज का, तो मेरी जो पासबुक है वो कम हो गई है 160 रुपीज से, तो मुझे टैली करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे कैश बुक को भी कम करना पड़ेगा 160 रुपीज से। ठीक है, थर्ड एंट्री है बैंक चार्जेस अमाउंट रुपीज 30 फॉर द अबव पीरियड वर एंटर्ड इन द पासबुक। बैंक चार्जेस थे 30 रुपए के, ठीक है, और वो एंटर्ड हुए पासबुक में। पासबुक में 30 रुपए एंटर हुए, पासबुक कम हो गए 30 रुपए से, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे कैश बुक को भी कम करना 30 रुपए से। बैंक चार्जेस और माइनस में 30 रुपीज। कुछ भी रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, लॉजिक लगाओ कि क्या हुआ होगा और क्यों हुआ होगा। ठीक है सर पूरा क्वेश्चन हो गया। किसने कर दिया पूरा क्वेश्चन? सर पूरा क्वेश्चन हो गया। किस किसने कर दिया? सर मेहर। मेहर, इसके बाद और कौन? शशांक। शशांक। राजीव। राजीव।
सर एक बार इसका आंसर आप जो करोगे वो शेयर कर देना, हम टैली कर लेंगे। मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होगा अगर ऑफलाइन हुआ तो। शीतल, चलो भाई अगली एंट्री पे आते हैं। अगला है फोर्थ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड अप टू 31 दिसंबर कितना 1168। चेक इशू कर दिया मैंने, क्यों प्रेजेंट नहीं हुआ। तो अगर चेक इशू कर दिया है तो क्या हुआ होगा, कैश बुक कम, और वो प्रेजेंट नहीं हो तो वापस से एड बैक 1168। ठीक है। इसके बाद है चेक सेंट फॉर कलेक्शन टू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड अप टू 31 दिसंबर 2015 अमाउंट रुपीज 2170। चेक सेंट फॉर कलेक्शन, मैंने चेक भेजा कलेक्शन के लिए लेकिन वो कलेक्ट हो नहीं पाया। तो जब चेक कलेक्शन के लिए भेजते हैं इसका मतलब क्या हुआ होगा, मैंने वो अपनी कैश बुक में शो कर दी एंट्री तो मेरी कैश बुक बढ़ गई, लेकिन बैंक में तो पहुंचा नहीं पैसा। तो क्या करोगे, रिड्यूस 2170 रिड्यूस करना है आपको, माइनस करना है आपको। अब समझ में आ रहा है सबको, मतलब लग रहा है मेरे को कि हाँ चलो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं हम इसमें। इसके बाद है 6 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड एंटर्ड इन द पासबुक 1200 रुपए का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था, बैंक ने कलेक्ट कर लिया। तो हुआ क्या कि बैंक में तो एंट्री हो गई उसकी, बैंक में तो उसकी एंट्री हो गई, लेकिन कैश बुक में एंट्री हो नहीं पाई। तो क्या करना होगा मुझे, उसे वापस से एड बैक। आंसर आ भी गया होगा आप लोगों का 6332। 6 दोबारा बताना। 6 इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट था वो बैंक ने कलेक्ट किया, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट था वो बैंक ने कलेक्ट कर लिया। तो जब बैंक कलेक्ट करेगा तो बैंक बढ़ जाएगा, तो जब बैंक कलेक्ट करेगा तो बैंक बढ़ जाएगा ना, लेकिन मेरा कैश बुक तो बढ़ा नहीं। तो क्या करूंगा मैं, इसको कैश को बढ़ा दूंगा। सर एक बार फिफ्थ बताना। कहता है चेक सेंट फॉर कलेक्शन टू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड अप टू कलेक्शन टू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड अप टू 31 दिसंबर अमाउंट रुपीज। चेक था कलेक्शन के वो भेज दिया, मतलब मैंने अपनी कैश बुक को, अपनी कैश बुक में एक चेक था वो मैंने किस कलेक्शन के लिए भेज दिया था, लेकिन बैंक में कलेक्ट तो हो नहीं पाया। मतलब मेरी कैश बुक है तो उसकी एंट्री जा चुकी है। मेरे पास एक चेक था वो मैंने बैंक में डिपॉजिट किया कलेक्शन के लिए, लेकिन हुआ क्या कि वो कलेक्ट हो नहीं पाया, लेकिन कैश बुक में तो बढ़ गया ना वो, कैश बुक में तो बढ़ गया ना वो। तो मुझे क्या करना होगा, अब इसको वापस से रिड्यूस। ओके सर, डन। हमारा अमाउंट आया है 6332। हाँ तो सर ये अमाउंट हमारा पॉजिटिव साइड आया है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इक्वल करने के लिए उसमें करेंगे ना बैलेंस। पॉजिटिव साइड आया है, ठीक है। और पासबुक का जो पॉजिटिव मतलब डेबिट जो होता है वो नेगेटिव बैलेंस होता है। ओके सर, इट मींस ओवरड्राफ्ट। हाँ ठीक है। ओके तो उसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, प्लस वाले में। बिल्कुल प्लस बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ यस सर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो एक बार सेकंड वाला समझाना। क्या सेकंड वाला, एंट्री? अरे बोलो। बोलते नहीं हो भाई हैं। सर सेकंड इंटरेस्ट वाले की एंट्री समझाना। क्वेश्चन में सेकंड, सर सेकंड वाली एंट्री मतलब। अच्छा थर्ड क्वेश्चन की है ना? यस सर। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2015 160 इज एंटर्ड इन द पासबुक। इंटरेस्ट था ओवरड्राफ्ट पे, ओवरड्राफ्ट मतलब जब हम ओवरड्राफ्ट ज्यादा कर लेते हैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो उस पर इंटरेस्ट लगा 160 रुपीज, 160 रुपए का उस पर इंटरेस्ट लगा, और वो मेरी पासबुक में चला गया, पासबुक में शो हो रहा है, लेकिन कैश बुक में तो शो हो नहीं रहा। तो पासबुक में शो हो रहा है मतलब, पासबुक में शो हो रहा है मतलब पासबुक कम हो गई, लेकिन कैश बुक में तो नहीं शो हो रहा है ना, तो कैश बुक को भी कम करना पड़ेगा। नहीं क्लियर हुआ अभी भी? पासबुक कम हो चुकी है तो मुझे कैश बुक को भी कम करना पड़ेगा।
ठीक है सर। ठीक है, और किसी को डाउट? हाँ जी, सर मुझे फोर्थ वाला नहीं समझ आ रहा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बेटा इसमें कुछ नहीं है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड मतलब हुआ मैंने चेक इशू कर दिया लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, मतलब मैंने तुम्हें चेक काट के दे दिया, तुमने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया अपने बैंक में, लेकिन मेरी कैश फ्लो से तो कम हो गया ना वो। बैंक से वो कम तब होगा जब तुम चेक को डिपॉजिट करोगी। तो उस केस में क्या होगा, मुझे अपनी कैश बुक को कम करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, ओके। दादू क्या 5 रिपीट करना प्लीज। नहीं क्लियर हुआ, क्या कह रहे रजनी जी आप? 5 इसका 5वां एक बार रिपीट कर दो प्लीज, एक बार फिर से समझा दो। 5वां ऑप्शन इसका वो। चेक सेंड फॉर कलेक्शन टू द बैंक, चेक दिया मैंने बैंक को कि जाओ पैसे ले आओ, ठीक है, जाओ पैसे लेकर आओ। अब हुआ कि जैसे ही मैंने उसको चेक दिया तो मेरी जो कैश बुक है वो तो बढ़ गई लेकिन मेरी पासबुक नहीं बढ़ी। तो मुझे क्या करना होगा, सोचो, मैंने तुम्हें कहा कि जाओ पैसे लेकर आओ, तो मैंने अपने पास तो रिकॉर्ड कर लिया कि पैसे आ गए, लेकिन तुमने आगे क्या बोला कि पैसे अभी नहीं मिलेंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने पैसे ऐड किए थे पहले, अब मुझे वो वापस से हटाने होंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 और 4, ये 4 इलस्ट्रेशन आपके होमवर्क में है। सर इलिस्ट्रेशन नंबर एक लाइन है वो आप थोड़ा सा क्लियर कर देंगे क्या? एक लाइन है, अ चेक फॉर 1200 डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट नंबर 2। ये अच्छी एंट्री है दोस्त, ये अच्छी एंट्री है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी ना एग्जैक्ट 12 बजे मीटिंग ऑफ हो जाएगी तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इस एंट्री को, तो सबको समझाना जरूरी है वाली एंट्री। इसको हम करेंगे सैटरडे क्लास में। अच्छा सर, वैसे ऑफ तो नहीं होती? 12 बजे ऑफ नहीं होती मीटिंग? 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी कभी कभार कोई टीचर्स चला देते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे बोला गया ना कि 12 बजे ऑफ हो जाती है। ठीक है, फिलहाल होमवर्क के तो नोट कर लो इलस्ट्रेशन के 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये आपके क्वेश्चंस हैं होमवर्क में। इसके अलावा कोई और डाउट अगर आप लोगों का है तो वो भी आप पूछ लो। सर हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4, इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 4। ओके सर। सर कैश बुक को एक बार बैलेंस कैसे करते हैं वो? कैश बुक बैलेंस कैसे करते हैं? कैश बुक बैलेंस कुछ नहीं करते, जो रिसिप्ट की एंट्री और रिसिप्ट में आती पेमेंट वाली एंट्री माइनस करके बैलेंस दिखा देते हैं। सर थोड़ा सा हिंट आप दे देंगे, उसका क्या कहते हैं, माइनस होगा? माइनस होगा। माइनस होगा ना? ठीक। हाँ जी, हाँ जी पूछो। सर आपने फर्स्ट और थर्ड इलस्ट्रेशन तो कराई दी थी। हाँ 4 बोलिए आपने तो वो। हाँ, तो दोस्त कैसे करनी है वो दोनों? फर्स्ट एंड फिर से जी जी, फिर से दिक्कत है क्या कोई? और सर इसमें होगा ना हमारा क्या बोलते हैं, फर्स्ट पासबुक? और थर्ड जो क्वेश्चन किए ना अभी वो हमने मिलजुल के किए हैं, अभी वो आपने नहीं किए हैं, किसी ने भी नहीं किए हैं वो। सर एक बार ये अटेंडेंस बता दो कैसे लगती है अटेंडेंस यहाँ पे? अटेंडेंस में जो यहाँ स्क्रीनशॉट लग रखा है ना आपके, होगी यहाँ पे सबकी अटेंडेंस आ रही है। अभी 72 पार्टिसिपेंट्स हैं, 71 स्क्रीनशॉट भेज दिया मैंने लेके।
ठीक है भाई। और सर इसमें क्या होगा सर? डिसऑनर्ड बिल वाज डेबिटेड इन द पासबुक ओनली 500 करेंगे मींस दोस्त, इस पर 500 से। करेंगे, दोस्त करेंगे इस पर भी। सर इसमें भी प्लस होगा ना? एक बार बस यस और नो आप थोड़ा सा बताइए, हिंट दे दीजिए। डिसऑनर वाला केस है ना, यस ये प्लस होगा। प्लस होगा ना? हम्म। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर कितनी परसेंट अटेंडेंस कंपलसरी होती है? 70%। अटेंडेंस के लिए पढ़ रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर मत पढ़ो अटेंडेंस के लिए पढ़ रहे हो तो। सर 5th तक रजिस्ट्रेशन करना है? फोर्थ तक करना, फोर्थ तक, 1 2 3 4। सर क्वेश्चन में सिर्फ सर हाँ जी। sir, is there any need to get extra book, or is this book enough to study? This book is enough as we also have mock test papers and past previous papers. Okay sir. सर मैंने वैसे स्कैनर ले रखा है, क्या स्कैनर की जरूरत पड़ेगी? स्कैनर से कर लो, क्वेश्चन कर सकते हैं स्कैनर से। अच्छा ठीक है। और वैसे लेकिन इस बुक भी अगर अच्छे से कर लें तो एनफ हो जाएगा ना? हाँ हाँ काफी है, काफी है। ठीक है। सर हाँ जी। ये थर्ड क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक था, उसका बैलेंस माइनस था, और इससे हाँ। पहले जब हमने लास्ट इलस्ट्रेशन की थी उसमें ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, इसका भी बैलेंस माइनस था, तो दोनों का ही माइनस होगा? दोनों का ही माइनस होगा। ओके सर। बैलेंस का दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई और क्वेरी तो नहीं है? चलो फिर हम लोग सैटरडे को मिलेंगे, ठीक है? सर थैंक यू। ओके बाय बाय। ओके बाय सर। सर ग्रुप लिंक सेंड कर देते हैं। इसका ग्रुप कौन सा बना हुआ है? CMA FOA ऑफिशियल, मैं लिंक सेंड कर देता हूँ। हाँ वो ऐड न्यूमस ग्रुप में। ठीक है, मैं सेंड कर देता हूँ, यहीं पे चैट पे कर देता हूँ। ओके। हाँ सेंड कर दिया। थैंक यू। यू वेलकम। मिहिर हाँ कौन? मेरे पास नहीं था क्या ग्रुप में? ठीक है, वो क्वेश्चन सॉल्व करके ना। हाँ सॉल्व करते नहीं भाई। अच्छा, जो होमवर्क मिला है वो ग्रुप में लिखना है। आवाज ब्रेक हो रही है, कट रही है। अच्छा फोटो फोटो करता हूँ। हाँ भाई फोटो ओनली पिक ना? ठीक है हाँ कर देता हूँ। ओके।